अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, कैसे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, बाय द वे आज मार्केट में हमने देखा कि शुरुआत तो थोड़ी नेगेटिव नोट पे हुई, सेलिंग आई मार्केट में। लेकिन उसके बाद टुवर्ड्स द एंड मार्केट में जो है वो ओजी और पीपीएल की वजह से जो है वो एक अच्छी रिकवरी हमने विटनेस करी। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिव्यू करेंगे। असल में शर्जील भाई, जब अगर आप खबरों के ऊपर बात करें ना, इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर और आईएमएफ की नेगोशिएशंस के ऊपर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं और आज भी खबर आई थी। बट अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है उस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आईएमएफ से नेगोशिएशन में कौन कौन होगा और किन टर्म्स पे होगी, आईएमएफ क्या चीजें मांग रहे हैं। बट एक चीज जरूर है कि आज भी खबर आई कि जो है ना, एयर जियो टीवी के ऊपर कि आपका जो है आईएमएफ कह रहा है कि जो आपके लाइफ लाइन कंज्यूमर है या जो गैस टैरिफ में आप सब्सिडी दे रहे हैं उसको खत्म करें। उसके बाद हमने गैस टैरिफ से रिलेटेड पीपीएल, सॉरी एक्सक्लूशन में पीपीएल, ओजी, पीएसओ और इस तरह के स्टॉक जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट बनता था, उनको मैं तेजी देखी। और उसी वजह से हमने देखा कि मार्केट में शुरू में जो एक प्रेशर था या मार्केट का एक डल सेशन था, वो थोड़ा सा लाइवली हुआ और मार्केट में थोड़ा एक्टिविटी और फिर वॉल्यूम आना शुरू हो गया और आखिर में हमने वॉल्यूम भी थोड़े बेहतर होते हुए देखे। परफेक्ट। अच्छा रिजवान भाई, हमने ओजी पीपीएल की एक्टिविटी को भी जो है वो अच्छा कवर करा। अगला सवाल मेरा पीआईए की प्राइवेटाइजेशन वाली डील के हवाले से है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो है वो इसको प्रोसेस को जो है वो के हवाले से अपडेट्स वगैरह मांगी है। और हम पीआईए में देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिन से जो है वो कैप्स लग रहे हैं। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन डील के हवाले से क्या अपडेट है? शर्जील भाई, पीआईबी की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अपडेट ये है कि एक कंपनी है जिसको जो है 780 अरब रुपए पे करने हैं डेट की सूरत में। और कंपनी को जो है ना, हर दफा जब ग्रांट मिलती है तो उसके ऑपरेशन चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको अभी तमाम डेट को, जब आप उसकी बुक वैल्यू को जो लेटेस्ट अकाउंट्स उससे डिवाइड करके देखते हैं, तो आपको नजर आएगा कि वो कंपनी जो है डिफॉल्ट का शिकार है। और वो कंपनी जो है अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकती गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाना ही एक मौजूदा है, क्योंकि जो भी लेगा वो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे लेगा और काफ़ी कंसेशन के साथ लेगा। ऐसे अगर आपको याद होगा, माजी में एक हमने जब इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की थी तो हमने उसको 10-20 साल का एक्सक्लूसिव राइट और फिर मल्टी ईयर टैरिफ और बहुत सारी चीजें दी थी। तब वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई थी अलजुमे और अबराज की थ्रू। तो मुझे लगता है इसी तरह की कुछ चीज होगी, क्योंकि हमारे पास जो फ्लीट की फॉर्म में भी आई के जहाज है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है और स्टाफ भी ओवर स्टाफ है। हम कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें रीजन में जो जहाज के लिए जो क्रू और जो लैंड, सॉरी, क्रू का जो स्टाफ होता है उसकी तादाद और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे या स्टेशन में, उनको कंपेयर करें पर फीट तो वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा बेसिकली एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और रेवेन्यू है नहीं। तो मुझे लगता है कि इसको जो भी लेगा वो कोई डिस्काउंट प्राइस पे लेगा और उस चक्कर में उस एंटिसिपेशन में एक अच्छा रन पा चुका है। तो मुझे यहाँ से कोई इसमें प्राइस डबल या ट्रिपल होते हुए नहीं लगी। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मोहतात होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं डील डिस्काउंट पे हुई तो फिर ये स्टॉक काफी ज्यादा पिटाई का शिकार है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और उस वक्त फिर इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो बेचने के अलावा कुछ और करें, क्योंकि एक दफा वंस द डील इज डन और वो के नीचे के प्राइस पे होगी तो फिर कोई भी अपसाइड नहीं होगी इसमें। परफेक्ट। अगला सवाल रिजवान भाई, मेरा कल टीबिल्स का ऑप्शन था, उसमें हमने ये देखा कि जो 3 मंथ की यील्ड्स हैं उसमें 30 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो कट आया। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इसको किस तरीके से आप इसके हवाले से आपका क्या व्यू है? और जो एमपीसी आ रही है मार्च में, क्या इज दिस गोना इम्पैक्ट दिस एमपीसी? इसमें क्या कोई टोकन कट वगैरह देख सकते हैं हम? अच्छा, देखिए, मार्केट में तो एक्सपेक्टेशन नवंबर के महीने में बनी थी और अभी भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे अगर इन्फ्लेशन का नंबर वीक हो गया है और ये मार्च के महीने में गिरता है। बट अगर आप कंसेंसस देखें लोगों का, तो उसमें कंसेंसस ये बन रहा है कि शायद ये नंबर मार्च का कोई 22-23% के करीब होगा या 20-22% होगा। तो आई गेस 20-22% का नंबर एक 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 महीने का नंबर समटाइम्स होता भी, मतलब स्टेट बैंक के पास ऑप्शन है, वो कर सकता है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है, इन्फ्लेशन का नंबर, सॉरी, जुलाई ऑनवर्ड नीचे आता हुआ दिख रहा है और हो सकता है ये दिसंबर तक कहीं 14-15% के करीब आ जाए। तो उसकी वजह से आपके पास इस साल में रूम है। अब ये एफ एन मैन है कि कब इनको करना है। वैसे इसमें इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग है कि आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएट हो रहा होगा मार्च के महीने में। जब हम मार्च में हम बात करें तो मार्च के महीने में निगोशिएशन स्टार्ट हो रही है, फाइनल में तो फाइनल होगा। तो मुझे लगता है शायद आईएमएफ प्रोग्राम में
रहते हुए अगर आपका रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट उनको रखना है तो शायद उनके पास नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप बात करते हैं यहाँ से मार्च अप्रैल मई जून, मेरे ख्याल से मई जून तक आपको 1-1.5% का कट आ चुका होगा। ओके। अच्छा, रिजवान भाई, बाय द वे हमने ये देखा है कि बैंक्स के जो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। उसका जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इसके ऊपर। इसके साथ साथ जो है वो अभी मार्केट क्लोज होते ही हमने ये खबर सुनी थी कि मोडीज ने जो है वो पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनकी उसकी रेटिंग्स को जो है मुस्तहकम करार दे दिए। तो इसको आप किस तरीके से देखा है? मूडीज ने मुस्तहकम कर दी है, और आई गेस हमारे पास जो एक सबसे बड़ी तलवार लटक रही थी कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नहीं कम हुए तो हमें आगे चल के जो है डेट, लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग और फिर उसके बाद इंटरनेशनल डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जाना पड़ेगा। बट क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और अभी तक जो कोई डिफॉल्ट की सिचुएशन नहीं आई है और आपके टैक्स के टारगेट पूरे हो रहे हैं अंडर IMF प्रोग्राम, आपका डिसिप्लिन भी बेहतर है, तो लगता ही है कि अभी आपको लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होते जाएंगे वो जो है आने वाले दिनों में आपको उसमें काफी से पॉजिटिव फर्क ये आएगा कि रोबोट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि IMF और अंडर IMF प्रोग्राम भी के रहने की वजह से इन्होंने बेसिकली हमारा जो आउटलुक है बैंकिंग का वो स्टेबल रखा है। तो ये काफी पॉजिटिव है, डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ आई है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे ख्याल से अगर 1-2% का डिप आ भी जाता है इंटरेस्ट रेट में तो ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर डेट रहता है और डेट अनसस्टेनेबल होता है तो फिर यकीनन हमें आने वाले वक्तों में टैक्स कलेक्शन के नंबर पूरे ना होने की वजह से या डेट सर्विसिंग ना होने की वजह से कहीं पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ सकता था। बट अब क्योंकि इन्फ्लेशन लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, उस सूरत में इसका हमें फायदा ही होगा ओवरऑल सिस्टम पे भी और बैंकिंग पे। सही। इसके अलावा जो मेरा प्रॉब्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से है। ऑटो सेक्टर में हमने एक अच्छा प्राइस रन अप देखा है पिछले कुछ सेशंस में। सासगार्ड ने जो है वो डोमिनेट करे ऑलमोस्ट सिंस जो उसका इसके लोस थे लास्ट ईयर, वहां से इसने ऑलमोस्ट 10x का रिटर्न जो है वो दे दिया। तो आज सासगार्ड के नंबर्स भी है। उसके हवाले से आपको क्या व्यू है, उसको इस तरीके से देख रहे हैं, और सासगार्ड में आपका ओवरऑल व्यू क्या है? ये क्वार्टर में शायद 550 का नंबर थे फोर व्हीलर के, इस दफा जनवरी में 950 के नंबर थे। और लोग फरवरी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 400 या 250-300 के नंबर होंगे। बट ये नंबर भी 400 के करीब आए हैं। तो अगर आप देखें तो पूरे क्वार्टर के नंबर जो 500 होते थे वो शायद 2000 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इसकी क्वार्टर की अर्निंग कोई बहुत सिग्निफिकेंटली 12 रुपए आती थी पिछली दफा, तो वो कोई 23, 24, 25 रुपए जैसी आ सकती है। अगर 25 रुपए की कंपनी कमा रही है और ये सस्टेनेबल नंबर है फिर तो इसका 100 रुपए का मतलब हो गया, अभी भी 4 के मल्टीपल में ट्रेड हो रहा है, तो ये 500 रुपये भी हो सकता है। बट अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या ये नंबर सस्टेनेबल है, क्या डिमांड कहीं ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि एक वेरिएंट की एक नॉर्मल सेल आई थी। अब उसके बाद ऐसा ना हो कि कहीं जो है ये सेल एक नॉर्मलाइज होकर दोबारा से नंबर कम हो जाए। अगर ये नंबर 1500 भी रहता है क्वार्टर का तो मेरा ख्याल है बुरा नंबर नहीं है ये। फिर इसका मतलब है कि इसकी सस्टेनेबल अर्निंग को 60 रुपए के ऊपर होगी। तो अगर 50, 55, 60 रुपए की अर्निंग आ रही है एक स्टॉक की तो उसका रेट यहाँ से भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। बट ये है कि एक अच्छा जूस इसमें आ चुका है, 10x हो चुका है। कहीं कोई सेल गिरी या डॉलर की कमी की वजह से कहीं इम्पोर्ट स्लो स्लो हुई, या आपने आज सुबह खबरों में देखा होगा कि इंडस ने अपना प्लांट बंद कर दिया है सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से। तो ऐसा ना हो कि अभी हम यहाँ पर जो है ना अपने इन्वेस्टर को रेकमेंड करें कि आप यहाँ पर सावधान लें या इसको देखना शुरू करें, और उस दौरान अगर किसी वजह से क्वार्टर का नंबर डिप हो जाए और फिर ये नीचे मिल रहा हो, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है जिसके पास पड़ा है उनको होल्ड करना चाहिए। और कोई नए हाई के करीब जाता है 500-800 रुपये या 450-500 रुपये, तो हमें बेचना चाहिए। वहाँ वहाँ पे भी नंबर को देख के बेचना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर कहीं इसमें किसी न्यूज़ के पीछे करेक्शन आती है तो ये नंबर रिकवर कर जाएंगे। मतलब अगर किसी क्वार्टर में नंबर कम आता है उसके हिसाब को नीचे मिलता है तो आपको मेरे ख्याल से इसको बेचने की बजाय लेने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा रिजवान भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो आपका मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है? क्योंकि एवर सिंस द बॉटम वाज मेड एट 59,000 के लेवल्स, वहां से मार्केट में पॉलिटिकल फ्रंट से क्लैरिटी आने के बाद ऑलमोस्ट 6 to 6,500 पॉइंट्स की जो है वो रैली आ गई। तो आपका ओवरऑल व्यू मार्केट में क्या है इन लेवल्स पे, और आने वाले सेशंस में आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मार्केट को भी बेसिकली IMF प्रोग्राम की क्लैरिफिकेशन, रिफॉर्म्स की क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन आ रहा है, आपकी FDI के नंबर्स क्या हैं, अगले क्वार्टर की रीपेमेंट जो बड़ी खड़ी हुई है उनमें उसमें किस तरह से आप हैंडल करेंगे। आपकी अप्रैल के महीने में तकरीबन 800-900 मिलियन डॉलर की जो पेमेंट है बॉन्ड की वो निकल जाएगी, तो डॉलर पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारी चीज़ें मार्केट के लिए मेरे ख्याल से अलार्मिंग है, जिसकी वजह से मार्केट एक ओवरऑल
बुल रन लेने के बाद 65,000 पे आके रुक गई है। और ऑल दो खबरें आती हैं, मार्केट चलती है फिर, लेकिन एंड में थोड़ा बहुत नेगेटिव ही कंट्रीब्यूट करके बंद हो जाती है। तो इससे आप या तो न्यूट्रल कह लें या अनचेंज अनचेंज सिचुएशन कह लें, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर अभी बहुत श्योर नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि जो SIFC की फॉर्म होने के बाद हमने 1 डेढ़ साल में गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट जो आई गेस नून लीग की थी, उनकी सरबराही में काफी ज्यादा काम जो होते हुए देखे। अब हमें लगता है कि उसकी कंटिन्यूशन होगी, क्योंकि पास्ट ट्रेंड जो रहा है शहबाज शरीफ साहब का एज CM पंजाब, वो काफी एग्रेसिवली चीजों को जो है परसू करते थे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या जो भी डिसीजन मेकिंग होते थे उनकी काफी क्विक होते थे। और कल की जो 1-2 दिनों की जो उनकी जो है इकोनॉमी को लेके इजलास वगैरह जो उनका ने देखा है साल, उससे लगता ये है कि वो उसको लेके काफी सीरियस है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव खबर या कोई अच्छी चीज आई तो आई एम श्योर कि मार्केट उसको बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। इसीलिए मार्केट में हम देखें, जहां कोई डिप आती है, करेक्शन आती है, तो मार्केट में बायर भी आता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। थैंक यू। नहीं, थैंक यू शजील भाई। एंड आई गेस मैं अपने चेस के नाज़रीन को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे अली भाई से रिलेटेड या शकील भाई से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। हम बहुत शॉर्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको इन क्वेरीज का जवाब दे सकें। थैंक यू। बिल्कुल, इस हवाले से अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारा लिंक नंबर मेंशन्ड है। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। और थैंक यू सो हमारी मच। बेसिकली जो सबसे अच्छी बात ये है कि हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से अपने इन्वेस्टर्स को अपडेट करते हैं, अवेयर करते हैं। तो आप लोग अकाउंट के हवाले से या सिक्योरिटीज के हवाले से जो भी सवाल हो प्लीज जरूर रब्ता करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिजवान भाई अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।